मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं। दोस्तों, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए का बिहेवियर सब देखने वाले हैं। अब तक जो है वो हमने देखा कि डीएनए किस तरह से डिजाइनड है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ डीएनए, रंग्स, उसके स्टेप्स आहे, पायऱ्या डीएनएला सिंपल जर समजून घ्यायचं, एखाद्या शिडीला पिळायचं, ट्विस्टेड लेडर तो डीएनए जैसा दिखता है। ये सब कुछ हमने देखा। दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि इतने लंबे डीएनए, आपने अगर गौर किया होगा, हेडिंग का नाम है पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इट इज डीएनए, पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। genetic material, it is DNA, or how this is packed inside the small space of nucleus। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि अगर ये हमने ऐसा डीएनए निकाला, ऐसा नहीं है, जस्ट समझने के लिए बोल रहा मैं, तो ये जो है वो रंग्स है। रंग्स का मतलब होता है पायरिया। एक जो रंग है उसकी कोई भी एक रंग ले लो, एक स्टेप ले लो, उसमें न्यूक्लियोटाइड की जोड़ी, मान लो इसको लिया हमने, तो इसमें ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला ले लो, एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब जो भी है हाइड्रोजन बॉन्ड 2 रहेंगे या 3 रहेंगे, ए डबल बॉन्ड T एंड G ट्रिपल बॉन्ड C, इस नियम से। तो दोस्तों, ये रंग्स जो है 10 अगर गिनते तो 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट या फिर 3.4 नैनोमीटर इतना डिस्टेंस बनता है। और एक पेयर का डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो बनता है 0.34 nm। दोस्तों, इसके हिसाब से हम लेंथ ऑफ डीएनए पूरी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि 0.34 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ मीटर, दिस इज मल्टीप्लाइड by 3.3 multiplied by 10⁹ अगर ये कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपको मिलेगा 2.2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए। दोस्तों, कैन यू इमेजिन, जो सेल आपको माइक्रोस्कोप के नीचे देखनी पड़ती है, कोई भी यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर ये 2.25 मीटर लेंथ का डीएनए बैठा कैसे? ये बात ठीक है। इसी है, मैं एक छोटी सी आपको बात बताता। आपने बचपन में, माने अभी भी आप बच्चे ही है, पतंग उड़ाई होंगी, सही है? तो पतंग उड़ाने के लिए एक पतंग लगता है, एक मांझा लगता है, आपको पता है दोस्तों। और एक चीज लगती है, वो है मांझा को लपेटने के लिए चरखा। मान लो एक आधे बच्चे के पास में 1 किलोमीटर लेंथ का मांझा है, तो उसको रखने के लिए क्या वो बच्चा 1 किलोमीटर लंबाई का घर बंधेगा? नहीं। बोलेंगे सर ऐसा कैसे बोल रहे, 1 किलोमीटर लंबाई का मांझा रखने को ज्यादा ज्यादा एक कोना काफी है, 1 किलोमीटर का घर का कुछ घर के एक कोने में बैठेगा वो कैसे? हाउ भैया, एक चरखा ले लो और उसके ऊपर मांझा लपेटो। बिल्कुल सही बोले, यही तो पैकेजिंग है। ये लंबी लेंथ ऑफ मांझा छोटी सी साइज में कैसे पैक हुई? जस्ट चरखे के ऊपर उसको लपेट के। दोस्तों, यही मैं बोलना चाह रहा, ये जो लंबा वाला जो डीएनए है उसको हम छोटी सी स्पेस में बिठा सकते, शर्त है कि उसके किसी के ऊपर तो उसको लपेटो। तो दोस्तों, इसको लपेटने के लिए कुदरत ने जो चरखा इस्तेमाल किया वो है यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ग्रुप है का प्रोटीन। ये प्रोटीन बेसिक प्रोटीन है दोस्तों, इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन। ये इसीलिए इस्तेमाल करें क्योंकि डीएनए खुद एसिडिक है। इसका नाम देखो, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इट्स एसिड। तो एसिड को बेस चलता है, तो बेसिक ग्रुप का प्रोटीन लिया हिस्टोन प्रोटीन। दोस्तों, हिस्टोन प्रोटीन के साथ लपेट के
उसके जो भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो आगे और सुपर कॉइल करने के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन का भी इस्तेमाल हुआ। दोस्तों अब ये पैकेजिंग होता कैसे, मैंने क्या बोला कि एक जोड़ी में अंतर 0.34 नैनोमीटर मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर, तो ऐसे हमारे पास पेयर्स कितने हैं 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁹। तो अगर टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो डीएनए का लेंथ हमारा बनेगा 2.2 मीटर। इतना लंबा जो डीएनए है वो सेल के अंदर बिठाया कैसे, एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि पैकेजिंग आखिर होती कैसे है। हाउ डू द पैकेजिंग हैपन्स, हाउ डू द पैकेजिंग हैपन्स। मैंने अभी आपको बोला कि डीएनए को पैक करने के लिए हिस्टोन्स का इस्तेमाल हुआ। दोस्तों टोटल 5 हिस्टोन का इस्तेमाल हुआ। कौन से 5 हिस्टोन्स, H1, H2A, H2B, H3 और H4। कितने हिस्टोन्स हुए 5। दोस्तों 5 हिस्टोन में से ये 4 हिस्टोन्स डबल फॉर्म में एक गांठ बनाते हैं, एक बंडल बनाते हैं, जिसको बोलते हैं हिस्टोन का ऑक्टेमर। डबल फॉर्म मतलब ये 2 2 2 2 कितने हो गए 8, 2 2 2 2। हाँ जैसे मैं यहां निकाल के बताता, H2A H2A, H2B H2B, H3 H3 and H4 and H4। दोस्तों इसको बोलना है हिस्टोन का ऑक्टेमर, दिस कॉल्ड एज ऑक्टा माने 8, हिस्टोन का ऑक्टेमर। अब जैसे हमने मांझा को चरखे के ऊपर लपेटा, वैसे डीएनए जो है वो आप इसके ऊपर लपेटेंगे, ये इस तरह से। ये हमारा लपेटा डीएनए को लपेटा, किसके ऊपर लपेटा, ऑक्टेमर के ऊपर। डेफिनेटली डीएनए का लेंथ जो है वो घटता जाएगा, क्योंकि ये ऑक्टेमर के ऊपर लपेटा मारा और ये निकला अगला स्टेज, अगला मतलब डीएनए अगले ऑक्टेमर की तरफ बढ़ रहा है। फिर से एक ऑक्टेमर H2A, मैंने बोला 2 2 2 2, इसका जिक्र नहीं किया मैंने अभी तक। ओके, एंड H2A H2B H2B, H2A H2A H2B H2B, H3 H3 and H4। फिर से वही पैटर्न, ये इस तरह से लपेटा एंड ये चला नेक्स्ट। दोस्तों ये जो अब आप देख रहे हैं इसी का नाम है न्यूक्लियोसोम। और जो H1 नाम का हिस्टोन है, इस गुटली ये गांठ जो बनी है, ही जी गांठ बनलेली आहे या गाठीला सुटू द्यायचं नाहीये, म्हणून H1 हिस्टोन हे या लिंकर डीएनए वर असतो। दोस्तों अगर आपको पूछा कि इस न्यूक्लियोसोम में, ये न्यूक्लियोसोम बना, दिस इज कॉल्ड एज 1 न्यूक्लियोसोम, दिस इज द 1 न्यूक्लियोसोम। मतलब ये रहा हिस्टोन का ऑक्टेमर, ओके, ये रहा हिस्टोन का ऑक्टेमर, और ये रहा द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, दिस इज द डीएनए। ये चला नेक्स्ट। दोस्तों जो डीएनए इस ऑक्टेमर के ऊपर लपेटता, उसके अंदर 200 बेस पेयर है। मतलब एक न्यूक्लियोसोम के अंदर जो डीएनए लपेटा मार रहा, उसके ऊपर 200 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट। कितने बेस पेयर है 200, ये से 1 2 3 4 5 6, तो इसके 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन 1 न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम। तो ये जो धागा बन रहा है ये क्रोमैटिन थ्रेड है, दिस कॉल्ड एज क्रोमैटिन थ्रेड। अगर आप इस क्रोमैटिन थ्रेड को, बरोबर, इस क्रोमैटिन थ्रेड, एक्चुअली ये क्रोमैटिन थ्रेड जब आप न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं, न्यूक्लियस आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, सपोज इस सेल को देखा, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस आपको ऐसा 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 ऐसा
एक धागों का जाल बताता। दोस्तों यही धागों का जाल क्रोमैटिन फाइबर्स है। अच्छा, आप जरा इसको माइक्रोस्कोप लेकर के ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये धागा तो ऐसे दिख रहा है, ये धागा ऐसे दिख रहा है, ये धागा ऐसे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? इट इज लुकिंग लाइक अ बीडेड स्ट्रिंग, गाठी पाडलेला धागा। इट इज लुकिंग लाइक अ बीडेड स्ट्रिंग, बीड 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 एंड बीड एंड बीड, एक बीड, एक गांठ। ये एक गांठ को जरा आप खुल के देखेंगे तो एक गांठ आपको ऐसी नजर आएगी। मायक्रोस्कोप खाली तुम्ही सेल टाका, त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस मध्ये तुम्हाला जाळं दिसलं, हे जाळं क्रोमॅटिनचं जाळं आहे। डेफिनेटली ही सेल डिव्हिजनची तयारी करते, डिव्हिजन सुरू झालं नाही लक्षात ठेवा। ज्यावेळेस तुम्हाला क्रोमॅटिनचं जाळं दिसतं याचा अर्थ समजून घ्यायचा की तयारी चालू आहे, डिव्हिजन, सेल डिव्हिजनची तयारी चालू आहे, सेल डिव्हिजन सुरू झालं नाही। इट इज इंटरफेज, नॉट स्टील यंग फेज। ज्या लोकांनी माझ्याकडे 11वी शिकलेली आहे त्यांना इंटरफेज यंग फेज कळायला लागेल। दोस्तों ये जो आप जाल देख रहे हैं इसका मतलब सेल तैयारी में है। तो इस जाल को क्या बोलना? ये जे जाळे नेटवर्क आहे, धाग्यांचं जाळ आहे, या धाग्यांच्या जाळ्याला काय म्हणणार तुम्ही? याला म्हणायचं क्रोमॅटिनचं जाळ। जरा नजदीक से देखो उसको, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखो तो ये जाल आपको दिखेगा बीडेड स्ट्रिंग, और नजदीक जाके देखो तो समझ में आएगा एक बीड इज एक न्यूक्लियोसोम। आपको पता है एक न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या है? एक न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन का ऑक्टेमर है। किसका ऑक्टेमर है? हिस्टोन का ऑक्टेमर है। 8 हिस्टोन प्रोटीन, 2 2 2 2 8, और उसके ऊपर कौन लपेटा बोलो? डीएनए। तो डीएनए जो लपेटा है उसमें बेस पेयर कितने हैं दोस्तों? 200। ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जिससे लिंकर डीएनए, और लिंकर डीएनए पे होता है H1 हिस्टोन जो सील बोल करके काम कर रहा। इस गांठ, इस गुटली या गाठीला सुटू देत नाही तो म्हणजे H1 हिस्टोन। म्हणजे टोटल हिस्टोन्स वापरले 5। अजून याच्या पुढे जर आपल्याला जायचं असेल, हा झाला क्रोमॅटिन फायबर, याच्या पुढे हळूहळू हळू आता जर तुम्ही गुंडाळायला सुरुवात केलं, त्याला गुंडाळायला सुरुवात केलं तर त्याची लांबी कमी होईल, जाडी वाढत जाईल, आणि हा क्रोमॅटिन जो आहे हळूहळू क्रोमोझोम अवस्थेकडे सरकायला लागेल। शेवटची अवस्था त्याची जी असते कॉइलिंग व्हायची या धाग्याची, ती असते मेटाफेजिक क्रोमोझोम, आणि ती अवस्था म्हणजे यंग फेज सुरू झालेली असते, डिव्हिजन सुरू झालेलं असते, न्यूक्लिअर डिव्हिजन पाहिलेलं असते। त्यावेळेस तुम्हाला अशी जाळी दिसणार नाही। तर लक्षात ठेवा की पॅकेजिंगच्या मध्ये तुम्हाला जाळी दिसतीये, ही क्रोमॅटिनची जाळी। क्रोमॅटिनच्या जाळीला काय म्हणता तुम्ही? बीडेड स्ट्रिंग। बीडेड म्हणजे गाठी पाडलेला धागा। एक गाठ काय असते? एक गाठ म्हणजे न्यूक्लियोझोम असते। न्यूक्लियोझोम मध्ये काय असते? डीएनए प्लस प्रोटीन असतात। प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन आहेत, 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन्सचे, त्याला लपेटलेले पूर्ण डीएनए। दोस्तों ये एक लेवल ऑफ पैकेजिंग हुआ कि स्लोली स्लोली आप जैसे इंटरफेज से सेल डिव्हिजन की फेज की तरफ जा रहे, तयारीच्या अवस्थेकडून डिव्हिजनच्या अवस्थेकडे, तर जाळी जी आहे ते गायब होईल आणि क्रोमोझोम दिसायला लागतील। क्रोमॅटिन गायब व्हायला लागेल, क्रोमोझोम दिसायला लागेल। म्हणजे लांबी कमी, जाडी जास्त क्रोमोझोमची, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन गायब होताना दिसेल। या अवस्था तुम्हाला कदाचित सेल डिव्हिजनच्या वेळेस चांगल्या कळाल्या असतील। तर आता लक्षात एवढंच घ्या की पॅकेजिंग करत असताना खास करून यूकॅरियोटिक क्रोमोझोम्स, खूप मोठे क्रोमोझोम असतात, त्यांचं पॅकेजिंग करायचं म्हटलं तर हायर लेवलला हिस्टोन प्रोटीन सोबत नॉन हिस्टोन प्रोटीन सुद्धा वापरावे लागतात। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, NHC, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कधी वापरावे लागतात? हायर पॅकेजिंगच्या वेळेस। याला अजून गुंडाळायचं, अजून गुंडाळायचं, अजून गुंडाळायचं, अजून गुंडाळायचं, अजून गुंडाळायचं, आणि या गुंडाळा करण्यासाठी जे आहे ते तुम्हाला लागतं NHC। आता मित्रांनो मध्ये न्यूक्लियस मध्ये तुम्हाला क्रोमॅटिन दिसत आहे, सॉरी, ते जे क्रोमॅटिन आहे ना, सपोज तुम्हाला असं क्रोमॅटिन दिसत आहे, हे क्रोमॅटिन दिसलं मित्रांनो, याच्यामध्ये ऍक्च्युअली दिसतं करण्यासाठी तुम्हाला वरून कलर टाकावा लागतो। यू टू ऐड द कलर, आपको कलर डालना पड़ता है, और जब आप कलर डालते हैं तो इस क्रोमैटिन में 2 हिस्से पड़ते हैं। एक हिस्सा जो कलर
मतलब छोड़ दे रहा, मतलब बहुत ही कम कलर पकड़ रहा, और दूसरा हिस्सा जो कलर ज्यादा पकड़ रहा। तो दोस्तों उसके आधार पर इस क्रोमैटिन के दो हिस्से, दो प्रकार पड़ते हैं। क्रोमैटिन समझ में आया? धागों का जाल जब न्यूक्लियस में आपको दिख रहा है, इंटरफेजिक अवस्था में, डिवीजन की तैयारी की अवस्था में, अभी तक डिवीजन शुरू नहीं हुआ, तैयारी चल रही है, और तब आपने देखा न्यूक्लियस में तो ये जाल दिखा, इस जाल को क्रोमैटिन बोलते हैं। और क्रोमैटिन दो तरह का होता है, एक होता है यूक्रोमैटिन और दूसरा होता है हेटेरोक्रोमैटिन। क्रोमैटिन, मैं बार बार उसी पॉइंट पे आ रहा, ये बिडेड स्ट्रिंग है, इस पे आपको गाठी, अभी जैसा बताया मैंने, गाठी असलेला धागा, हे क्रोमॅटिन दिसतंय, याचा अर्थ काय झाला, हे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे आणि सेल तयारीमध्ये आहे, तयारीमध्ये, इंटरफेजमध्ये, डिव्हिजनच्या तयारीमध्ये आहे। डिव्हिजन सुरू झालं नाही, सुरू झालं नाही, सुरू झालं नाही, सुरू झालं त्याला एम फेज म्हणायचं, तयारी चालू आहे त्यावेळेस ती धाग्याचं जाळं इज क्रोमॅटिन। आता या क्रोमॅटिन वर काय टाकला तुम्ही? कलर टाकला, कलर 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 दिसण्यासाठी। आणि क्रोमॅटिनच्या मध्ये दोन भाग पडले। एक भाग, मी फक्त आता क्रोमॅटिन दाखवले तुम्हाला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असतं, मी काढून टाकले। एक भाग असा आहे ज्यानं कलर जरा जास्त पकडला आहे, आणि दुसरा भाग असा आहे ज्यानं कलर कमी पकडला आहे। ज्यानं कलर जास्त पकडला मित्रांनो, क्रोमॅटिनचा, हे क्रोमॅटिन आहे सगळं, क्रोमॅटिनचा तो भाग इज कॉल्ड हेटेरोक्रोमॅटिन। दिस इज कॉल्ड ॲज हेटेरोक्रोमॅटिन। आणि ज्या भागानं क्रोमॅटिनच्या धाग्यांनी जो आहे तो कलर कमी पकडलाय रंग, कारण मायक्रोस्कोपच्या खाली बिना कलर्स तुम्हाला पाहताच येत नाही, यू हॅव टू ऍड द कलर ऑन द सेल। मित्रांनो त्याला काही रंग नसतो, क्रोमॅटिनला काही रंग नसतो, तुम्ही रंग टाकला तर रंग येतो, मग रंग टाकल्यानंतर दोन भाग पडले त्याचे, काही क्रोमॅटिनच्या जाळ्यानं रंग जास्तच पकडला आणि काही भागानं जे आहे ते रंग पकडला नाही किंवा खूप कमी पकडला, ते फिकट रंगानं रंगले, जे फिकट रंगानं रंगले दे आर यूक्रोमॅटिन, आणि जे डार्क रंगानं रंगले दे आर हेटेरोक्रोमॅटिन। याच्यामध्ये क्रिटिकल डिफरन्स सांगतो, यूक्रोमॅटिन जे असतं ते जेनेटिकली ऍक्टिव्ह असतं, जेनेटिकली और ट्रांसक्रिप्शनली इट इज ऍक्टिव्ह क्रोमॅटिन। आणि हे जे असतं ते जेनेटिकली और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव्ह असतं किंवा लेस ऍक्टिव्ह असतं, लेस ऍक्टिव्ह और इनएक्टिव्ह। कोण असतं? इनएक्टिव्ह हेटेरोक्रोमॅटिन। जे जास्त रंगानं रंगले, जे डार्क स्टेनिंग आहे, डार्क स्टेनिंग आहे, डार्क स्टेनिंग म्हणजे गडद रंगानं रंगणे, डार्क स्टेनिंग जी आहे ते हेटेरोक्रोमॅटिन आहे, लाईट स्टेनिंग जे आहे ते यूक्रोमॅटिन। बरोबर? यूक्रोमॅटिन जेनेटिकली एक्टिव है, हेटेरोक्रोमैटिन जेनेटिकली लेस एक्टिव और इनएक्टिव है। तो ये क्रोमैटिन आगे चल करके क्रोमोझोम बनता, ये ऐसा, ये मेटाफिजिक क्रोमोझोम, याच्या पुढे कॉइलिंग किंवा व्हॉट यू से जाडी वाढण्याचा कार्यक्रम बंद होतो। क्रोमॅटिन मध्ये दोन प्रकार पडले, यूक्रोमॅटिन अँड हेटेरोक्रोमॅटिन। यूक्रोमॅटिन जेनेटिकली मोर ऍक्टिव्ह, हेटेरोक्रोमॅटिन लेस ऍक्टिव्ह। हे फिकट रंगानं रंगलेलं आणि ते गडद रंगानं रंगलेलं, हे क्रोमॅटिन। डिव्हिजन जर करायचं असेल तर हळूहळू आता याची कॉइलिंग सुरू होते, कॉइलिंग होत 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 ही अवस्था येते, ही अवस्था म्हणजे मेटाफेजिक क्रोमोझोम। याच्या पुढे कॉइलिंग होत नाही, ही लास्ट अवस्था आहे। ओके, पॅकेजिंगची लास्ट अवस्था, सुरुवात क्रोमॅटिन होते तर शेवट पॅकेजिंगचा मेटाफेजिक क्रोमोझोम। मेटाफेजिक क्रोमोझोम, क्रोमोझोम आणि क्रोमॅटिन यांच्यामध्ये अवस्थांचा फरक आहे, कंटेंट सेम आहे, जे याच्यात ते याच्यात, जे याच्यात तेच याच्यात। अर्थ कळतो का? बरोबर, सेम इट इज सेम। सपोज एखादं
गृहिणी जे आहे ते कणिक पीठ उसकी पहले तो चपाती बनाए और बाद में उसको किसी ने बोला कि नहीं चपाती नहीं बनाना है, उसकी सेवई बनाना है, सेवई ऐसी लंबी बनाना है। कोई बात नहीं, उस चपाती को फिर से पानी में डाल करके थोड़ा सा नरम करके उसको ऐसा घुमा घुमा के उसकी लंबी ऐसी सेवई भी बन सकती है। फिर से किसी ने बोला नहीं चपाती चाहिए, ओके कोई बात नहीं, उसको यूं करके सेकने का नहीं, सेकने के बाद कुछ नहीं बनेगा। कच्चा आटा बोल रहा, कच्चं पीठ, चपातीचं टिंबलेलं पीठ आहे, कुणीतरी म्हणले की त्याला लांब सेवई पाहिजे, कोई बात नहीं, उसको लंबी कर सकते हैं, फिर से गोला कर सकते, चपाती बना सकते। एक्चुअली सेवई और चपाती कंटेंट उसका कंपोजिशन सेम, आटा दोघांमध्ये तेच आहे, आटा अवस्थेचा फरक आहे। जी सेवई आहे ती क्रोमॅटिन आहे, जी चपाती आहे ती क्रोमोसोम है। एक जाड है तो एक पतला है, ये जब दिख रहा तो सेल की अवस्था इंटरफेज है, और ये जब दिख रहा तो सेल की अवस्था एम फेज है, बोले तो डिवीजन शुरू हो चुका है। क्रोमोसोम डेंस अवस्था है तो क्रोमैटिन पतली अवस्था है, दोनों में सेम चीजें हैं। इंटरफेज में दिखेगा ये, इंटरफेज में दिखेगा क्रोमैटिन, और एम फेज में दिखेगा क्रोमोसोम। एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन। दोस्तों ये रहा पैकेजिंग किस तरह से होता है, आपको समझ में आ रहा है कि डीएनए को हम लपेट रहे, किसके ऊपर लपेट रहे, हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर। हिस्टोन प्रोटीन कितने इस्तेमाल हुए दोस्तों, 5, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। इसमें से हिस्टोन के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम में कितने इस्तेमाल हुए, 4, लेकिन 2 के नंबर में, 2 H2A, 2 H2B, 2 H3, 2 H4, तो हुए 8, 2, 2, 2, ये 2, और इस तरह से 8 का बंडल बना हिस्टोन ऑक्टेमर। इसको लपेटा डीएनए ने तो ये बन गया न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में बेस पेयर की संख्या 200 है, और जिसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख करके क्रोमैटिन को बीडेड स्ट्रिंग बोलते हैं। बीडेड स्ट्रिंग माने गाठी पाडलेला धागा, तोच न्यूक्लियोसोम वाला धागा आहे। म्हणजे तुम्हाला क्रोमॅटिन वरचे ते न्यूक्लियोसोम दिसतात, ते बीड्स असतात। So this is how slowly the DNA is packed inside the cell with the help of histones and non-histones। ज़्यादा हिस्टोन्स कम नॉन हिस्टोन्स, हायर लेवल पे पैकेजिंग करनी तो नॉन हिस्टोन्स इस्तेमाल होते हैं, और फिर क्रोमैटिन से हायर लेवल पैकेजिंग करके क्रोमोसोम बनाते हैं। दोस्तों दिस इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। थैंक यू वेरी मच।